बेटा आज हम पहले एक बार फ्लो चार्ट बनाएंगे कि इसमें बेसिकली चीजें क्या क्या आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें कहां पर आ रही हैं, वो चीज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इसका फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करो सारे, आप लिखो सबसे ऊपर फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। क्लियर? जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्लियर? दूसरा फंक्शन आता है फिजिबिलिटी स्टडीज। बेटा ये फिजिबिलिटी स्टडीज तीन तरह की होती है, कल हम इसको पढ़ चुके हैं। टेक्निकल स्टडीज, सॉरी टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। मैंने आपको इस तरह से फ्लो चार्ट बनाने को कहा था। क्लियर? दो बच्चों ने भेजा है सिर्फ। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट आपका आ गया, एक बार हम मार्क भी कर लें। ये बेटा फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड इसके बाद जो आया वो है नेम अप्रूवल। क्लियर? जिसको हम मार्क करेंगे और कहेंगे कि ये थर्ड स्टेप है। फिर उसके बाद बेटा आया फोर्थ, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू दी, शॉर्टकट लिख रहा हूं, MOA मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? ये पॉइंट कौन सा आ गया? फोर्थ। क्लैरिटी? नाउ फिफ्थ, फिफ्थ हमारा आया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। आप प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करोगे। क्लियर? ये था हमारा पॉइंट कौन सा? फिफ्थ। इसके बाद बेटा पॉइंट आया सिक्स, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारा? प्रिपरेशन, जो हमें आज पढ़ना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स में बेटा कितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो देखना है। सबसे पहला पहला जो डॉक्यूमेंट है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, पहला डॉक्यूमेंट आता है MOA। क्लियर बेटा? MOA में भी फिर फर्दर कितनी चीजें आती हैं? MOA में टोटल चीजें आती हैं 5। नेम क्लॉज फर्स्ट, ठीक है, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं। रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। क्लियर? ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज एंड देन लास्ट कैपिटल क्लॉज। ये टोटल 5 चीजें इसमें आती हैं MOA में। क्लियर बेटा? जो पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? MOA। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए बेटा वो कौन सा होगा? AOA मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर बेटा? दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए हमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर बेटा? दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये याद रखना। याद रहेगा बेटा ये?
बोलो बेटा, क्लियर है? उसके बाद फर्स्ट आ गया आपका एओए, इसमें सेकंड आ गया आपका, सॉरी फर्स्ट आ गया एमओए, दूसरा आ गया एओए। इसी में बेटा फिर इसी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मींस इसी का पार्ट है थर्ड। थर्ड आ गया बेटा कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होंगे बेटा वो अपना क्या लिखेंगे, अपना कंसेंट फॉर्म देंगे कि हाँ हम डायरेक्टर्स बनने के लिए रेडी हैं। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स मींस इसका ये थर्ड पॉइंट है इसी का। जो ये प्रिपरेशन वाला जो सिक्स्थ पॉइंट है, रुको, ये जो सिक्स्थ पॉइंट है बेटा उसका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्लियर? और फिर फोर्थ आ गया आपका एग्रीमेंट। बेटा फोर्थ एग्रीमेंट होगा उसके बाद इसी में, ये जो प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें फोर्थ स्टेप एग्रीमेंट करोगे। क्लियर? फिफ्थ बेटा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, कुछ डिक्लेयर करोगे कि हाँ हम ये बिजनेस प्रॉपरली कर रहे हैं, इसमें हम किसी तरह का कोई अनएथिकल चीज नहीं करेंगे, या ये कुछ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है। और लास्ट बेटा इसमें आ जाएगा रिसीट, आपको रिसीट मिल जाएगी जो आप पेमेंट करोगे फी, रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ फी। क्लैरिटी बेटा यहां तक? तो जब आप फंक्शंस पढ़ोगे तो कितने फंक्शंस बताओगे टोटल? टोटल 6 तरह के फंक्शंस हैं। क्लियर बेटा? जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आ गया, फिर फिजिबल स्टडीज आ गया, फिर नेम अप्रूवल आ गया। देखो कैसे जा रहे हैं हम, एक बार सीरीज बता रहा हूं, सीरियल। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडीज जिसमें 3 तरह की आती हैं, फिर नेम अप्रूवल, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज, प्रोफेशनल्स हायर करना, और लास्ट उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स में टोटल 6 आएंगे, एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ फी। क्लियर? ये मैं आपको शाम को एक बेटर पेज बनाकर भेज दूंगा, उस पेज से भी आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर? एक अच्छे से पीडीएफ मतलब जो जेपीजी के फॉर्मेट में बनाकर आपको भेज दूंगा जिससे क्लैरिटी हो जाए। क्लियर? तो बेटा ये अच्छे से इसको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिर्फ ये क्लास के रिजल्ट के बेस पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कल के दिन आप कभी भी कोई भी सीए करोगे, सीएस करोगे, आईसीडब्ल्यूए करोगे, सीएफए करोगे, बड़े कोर्सेज करोगे ना अगर बेटा फाइनेंशियल रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, तो आप अगर अपनी भी कंपनी ओपन करोगे तो आपको ये चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी तो बेटा आपके लिए वो बेहतर रहेगा। यहां तक क्लियर सबको? क्लियर बेटा यहां तक? सो इसको फटाफट नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर बेटा? सबने नोट कर लिया? ये आगे चलें। चलो अब हमारा बेटा नेक्स्ट, हमने देखो जब हमने बात की तो सबसे पहले हम बेटा ये आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज में तीनों स्टडीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेम अप्रूवल हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हम फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज पढ़ चुके हैं कि भाई साइन कौन कौन करेगा वो पढ़ चुके हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ये भी हम कर चुके हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमें, 6 जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी हमने पढ़ा ना कि आगे वो कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में आगे से आगे और भी चीजें हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट आया, कहते हैं बेटा इसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चन आएगा, कहते हैं सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में कंपनी का मकसद होता है। क्या होता है कंपनी का मकसद? मींस ऑब्जेक्टिव, टारगेट, गोल या मोटिव आप कहो तो वो सारे किसमें होगा? वो इसी एमओए में बताया जाएगा कि कंपनी को इसलिए रजिस्टर किया गया है, कंपनी को क्या किया गया, इसीलिए रजिस्टर किया गया। कंपनी को क्या किया गया बेटा? इसी के लिए रजिस्टर किया गया। यहां तक क्लियर? सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। बेटा कहीं साइड में नोट्स बना के लिख लो, दैट मेमोरेंडम ही डिफाइन करता है आपको क्या? ऑब्जेक्टिव।
मेमोरेंडम से ही आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों मतलब इस काम को कर रही है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी को फॉर्म कर रही है, उसका जो मेन मोटिव है वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको MOA से, है ना। जैसे बेटा एक स्कूल होगा तो उनका मेन मकसद क्या है, उनका मेन मकसद है कि ज्यादा से बेटर एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना, है ना। कोई हॉस्पिटल है तो उनका मकसद क्या है कि बेटर टू बेटर लोगों को फैसिलिटीज देना, जो पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मतलब सर्विस देना, ये सब। So no company can legally undertake activities that are not contained in its MOA. बेटा जिस कंपनी के पास MOA नहीं होगा और वो नहीं बताएगी तो वो बिना MOA के वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो मार्केट में इसमें सरवाइव नहीं कर सकती। यहाँ तक क्लियर बेटा? So as per section 256 of the Companies Act 2013, memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company's law or this act. कि कल के दिन आपको मतलब ये है कि आप जो ओरिजिनली फ्रेम हुए हो वो आपका मेन मकसद क्या है जिसके लिए आपने कंपनी बनाई है, और बीच बीच में अगर आप उसको चेंज कर रहे हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसमें बेटा डिफरेंट क्लॉज है। क्या है डिफरेंट क्लॉज? इसमें टोटल क्लॉज कितने हैं मैंने अभी आपको बताया था, इसमें भी टोटल बेटा 5 क्लॉज हैं। याद रखना MOA के अंडर 5 क्लॉज हैं। NRLC नहीं, NROLC कितने हैं बेटा टोटल? 5 हैं। NRLOC, N नेम रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके बाद L से क्या था? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी O से रुको NRO था, NROLC, रुको अभी बनाते हैं NROLC। तो N से क्या है बेटा? सबसे पहले नेम, R से क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस, O से ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एंड C से क्या है बेटा लास्ट में? कैपिटल क्लॉज। तो NROLC याद रखना, इसमें 5 चीजें आती हैं MOA में। N नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड लास्ट कैपिटल क्लॉज। याद रहेगा बेटा? तो ये ऐसे ही फ्लो चार्ट से पढ़ो ताकि आपको माइंड में सारा चैप्टर याद रहे प्रॉपरली। क्लियर? ताकि जब बेटा पेपर आए तो आप एकदम से उस पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लो, उसकी रिवाइज कर लो उसे। सो पहला जो क्लॉज आया बेटा, दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी with which the company will be known, which has already been approved by the registrar of company. नेम क्लॉज में ये आता है कि जिस नाम से कंपनी रजिस्टर हुई है वो, और जो ऑलरेडी रजिस्ट्रार ने क्या कर लिया है? अप्रूव कर लिया है। रजिस्ट्रार ने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ जी ये नाम आप रख सकते हो। क्लियर? तो उसको बोलते हैं बेटा क्या? नेम क्लॉज, जो किसमें आता है? MOA में। और MOA क्यों बनाया जाता है? MOA का मेन क्या है? MOA इसलिए MOA हमें ये बताता है मेन मकसद कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप क्यों कर रहे हैं, है ना। अब एक बेटा आजकल रिसेंटली काफी सारे गुरुद्वारे सेटअप हुए हैं जिसमें उनका मकसद है 13 ही 13, हर मेडिसिन वहां 13 रुपए की है। बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हो गए जहां पे बेटा जो बाहर 700-800 की मेडिसिन है वो वहां 13 रुपए में मिल रही है सिर्फ। तो वो एक तरह से NGO है, जो गुरुद्वारा संगठन हैं, गुरुद्वारा जो NGOs हैं, उन्होंने वो उसको बनाया है। क्योंकि सिखिज्म में मेन मकसद क्या होता है बेटा? सिखिज्म में मेन मकसद है कि लोगों को सर्व करना, लोगों की मदद करना, ये मोटिव है वहां पर मेन। ठीक है? तो उसी के लिए, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें बनाई गई। क्लियर बेटा यहां तक? क्लैरिटी बेटा यहां तक? सो पहला जो हम MOA में हमने क्या पढ़ा बेटा? फर्स्ट हमने कौन सा क्लॉज पढ़ा? नेम क्लॉज। NROLC था ना, तो N से सबसे पहले नेम क्लॉज। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। देखो आपको MOA में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस भी बताना पड़ेगा। So this clause contains the name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. Means proposed मतलब जहां आप आने वाले टाइम में उसको बनाओगे।
रजिस्टर्ड ऑफिस। अब जैसे हम चंडीगढ़ से, तो हम कहेंगे हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ बनाया, चंडीगढ़। क्लियर? तो वो हमें बताना पड़ेगा। The exact address of the registered office is not required at this stage, but the same must be notified to the registrar within 30 days of the incorporation of the company. अब बेटा शुरू में जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्टेट के बारे में बताना है, आपको एग्जैक्ट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। बट जब आपका इनकॉर्पोरेट हो गया, मीन जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, उसके विद इन 30 डेज बाद आपको अपना जो रजिस्टर है, वो जो एड्रेस है वो बताना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखना कि कितने दिन बाद आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा। तो वो कितने दिन है बेटा, 30 डेज। एग्जैक्टली 30 डेज रजिस्टर होने के बाद कंपनी, मतलब कंपनी रजिस्टर का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेट मतलब अब कंपनी अपना रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। क्लियर बेटा? सो जब वो इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बेटा अपना एड्रेस देना पड़ेगा कि वो कहां पर है। तो ये कौन सा क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। थर्ड क्लॉज आ गया बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। पहला नेम क्लॉज, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो कि किस में आ रहा है, एमओए में। थर्ड आ गया बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। एमओए में जो 5 में से यही बताएगा कि आपने मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। आपने ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म की है तो क्यों बनाई है। सो कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड to undertake an activity which is beyond the object stated in this clause। जो आपने क्लॉज में लिखा है, आप उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। जो आपने बताया कि मुझे इसमें करना है, तो आप उसी में आपको करना पड़ेगा, आप उसके अलावा कोई और चीज नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर? सो द मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड आर लिस्टेड इन दी सब क्लॉज। कि जो मेन मकसद है वो आप उसमें सब क्लॉज में से मेंशन कर सकते हो। क्लियर बेटा? या आप कल के दिन जो आपका मकसद है, आप वो आगे धीरे धीरे जो आगे और डिवाइडेड मकसद है वो भी आप उसमें बता सकते हो। सो इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड दैट एन एक्ट व्हिच इज ईदर एसेंशियल और incidental for the attainment of the main objective of the company is deemed to be valid although it may not have been stately explicitly। मतलब उन्होंने कहा कि ये ऑब्जर्व किया गया एक एक्ट में कि ये which is either essential, कि बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि मेन ऑब्जेक्ट आपको बताना कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है, और वो वैलिड होना चाहिए बेटा। कि हाँ मतलब एक तरह से ऐसा होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकली प्रूवन हो, ये नहीं कि आप ऐसे उसको बस हवा में फेंक रहे हो। क्लियर बेटा? ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट क्या था, एमओए। एमओए में हम सब पार्ट पढ़ रहे हैं। एमओए के टोटल कितने हैं, 5। पहला द नेम क्लॉज, द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। तो अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं। फोर्थ हमारा आ गया लायबिलिटी क्लॉज। क्या आ गया बेटा, लायबिलिटी क्लॉज, जिसमें हमें ये बताना है दिस क्लॉज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर ओन्ड बाय देम। ध्यान से समझना। अब बेटा अगर जैसे मैं हूं, तो मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे 1000। जब बेटा कभी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, तो कंपनी के एक शेयर 10 रुपए का है। क्लियर? तो आप एक साथ 10 रुपए की पेमेंट नहीं करते, ऐसे पेमेंट करते हैं 2 रुपए एप्लीकेशन में, मतलब ईएमआई टाइप पे देते हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट कॉल, ठीक है, 2 3 5 हो गए 6, और बाकी 4 आप लास्ट में दोगे। तो अगर बंदे ने यहाँ तक पैसे दे दिए, मतलब एक पर्सन है ए, उसके पास 1000 शेयर हैं, वो इतने पे दे चुका है। अब वो इतने पे नहीं दिए, मीन्स 5 रुपए के हिसाब से वो 1000 इंटू 5000 वो दे चुका है। देने उसको टोटल कितने हैं, 10,000। क्यों? क्योंकि 1000 इंटू 10 करेंगे तो 10,000, जिसमें से वो 2 और 3 का दे चुका है, 1 और 4 का देना है। तो बेटा उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी होगी जो उसने पे नहीं किए हैं, उसके अलावा उसके ऊपर और कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन किया जाता है। क्लियर? ध्यान से समझना। अब कहते इफ अ शेयर होल्डर हैज परचेज 1000 शेयर, बाय चांस बेटा देखो इन्होंने ये एग्जांपल दे दिया कि 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एंड उसने ऑलरेडी 6 पर शेयर दे दिए, मतलब 6 रुपए के हिसाब से वो दे चुका है। मींस 1000 इंटू 6, 6000 वो दे चुका है। his her liability is limited to 4 per share।
अब उसके सिर्फ लाइबिलिटी 4 पर शेयर पे, मतलब उसके ऊपर सिर्फ 4,000 रुपए की लाइबिलिटी होगी वर्स्ट केस में, अगर कोई कंडीशन आती है तब। उसके अलावा वो कोई और लाइबिलिटी पे नहीं करेगा। क्लियर? उसके अलावा उसके ऊपर कोई और लाइबिलिटी न्यू नहीं बनेगी। यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, बोलो। अगर ये रिपीट करना है तो बोलो, यहां तक समझ आ गया तो बताओ। बोलो बेटा, कोई डाउट है? ओके, तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, जो प्रमोटर को चाहिए होता है जब वो कंपनी रजिस्टर करता है। तो हम पहला डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा एमओए। एमओए में टोटल वो 5 चीजों के बारे में बताते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज। और लास्ट क्लॉज कौन सा बताते हैं बेटा? कैपिटल क्लॉज। कहते हैं दिस क्लॉज specifies the maximum capital which the company will be authorized to raise through the issue of shares। इसमें ये बताते हैं कि आप मार्केट से लोगों के थ्रू मैक्सिमम इतना पैसा ही जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शेयर्स। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पैसा जनरेट नहीं कर सकते। सो दिस द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द proposed company along with its division into the number of shares having a fixed face value is specified in this clause। कि बेटा जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगी, कि आप अगर कंपनी कर लगा रहे हो और आप कितना पैसा ऑलरेडी लाओगे, वो आपको पहले ही उसमें बताना पड़ेगा कि हम इतना पैसा हमें जनरेट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी में बी 25 लाख, कि उसको 25 लाख रुपए जनरेट करने हैं, जो कि वो 2.5 लाख शेयर लाएगा और इंटू 10 रुपीज ईच के हिसाब से, मतलब 2.5 लाख इंटू 10 25 लाख हो जाएगा। तो द सेड कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड इन दिस क्लॉज। आप 25 लाख से ज्यादा पैसा जनरेट नहीं कर सकते। जो आपने लिखा है आप उतना ही जनरेट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप जनरेट नहीं कर पाओगे। यहां तक क्लियर? सो द सिग्नेटरीज टू द एमओए, बेटा जो एमओए में सिग्नेटरीज होते हैं कि इनके साइन से ही चलेगा, इनके बिना कोई भी आपको कुछ कंपनी में ऊपर नीचे करना है तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स। उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे अगेंस्ट हमें इतने शेयर अलॉट हो रखे हैं, कि हमारे पास कंपनी के इतने शेयर हैं, वो भी उन्हें वहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी। So the memorandum of a company shall be in respective form specified in tables A, B, C, D। वहां कुछ फॉर्म्स हैं जो पीछे दे रखे हैं, देखो ये सारे टेबल हैं। क्लियर? सो वो मेंशन है एंड इन शेड्यूल 1 एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी। हर कंपनी के अलग अलग शेड्यूल्ड हैं बेटा, कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, बताया जाता है। सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड by at least 7 members। बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एटलीस्ट कितनी सिग्नेटरी अथॉरिटी चाहिए, कि मिनिमम 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, और प्राइवेट में मिनिमम 2 लोग चाहिए जो कि आपको साइनिंग अथॉरिटी करेंगे। फिर बेटा अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज गिवन एट दी, एक कॉपी आपको लास्ट में चैप्टर में दे रखी है कि कैसा एमओए होता है। एमओए में याद रखना 7 लोग चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम, और 2 चाहिए प्राइवेट के लिए। क्लियर बेटा? क्लियर यहां तक? तो ये थे बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टोटल 5 क्लॉज। क्लियर? तो इन 5 क्लॉज को आज पढ़ लेना, नहीं तो आगे जाकर चैप्टर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बोला है पढ़ने को, उसको अच्छे से पढ़ो। क्लियर? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट।